तो आप जब बोलते हो ना कि भैया कोई चीज़ है कि मैं पढ़ता हूँ मेरे को याद नहीं होता है, इस चीज़ को एक बार फॉलो कर लो। इसको फॉलो करने के बाद कोई भी आंसर है, कितना भी बड़ा से बड़ा आंसर है, कितना बड़े से बड़ा चैप्टर है, वो हमेशा के लिए आपको अपनी ब्रेन में, आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास में हो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग लंबे समय तक याद कर पाएँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि किसी भी चीज़ को आप लोग लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने आंसर याद किए हैं, उसको हम लोग लंबे टाइम के लिए कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ा, आपने कोई आंसर पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा, आपको 1 दिन 2 दिन तो याद रहता है, बट उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे माइंड से वो टॉपिक, वो आंसर निकलने लगता है। तो कौन से वो हैक्स है, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके किसी भी आंसर को हम लोग लंबे टाइम के लिए हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, 15 मिनट 20 मिनट की बन जाए, बट बिलीव मी, इस वीडियो का एक एक सेकेंड आपके लिए वर्थ हिट होने वाला है, क्योंकि सारी प्रैक्टिकल बातें, सारी रिसर्चेस, सारी फैक्ट्स आपके सामने मैंने उठा के रख दिए हैं। आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि भाई मेमोरी क्या होती है और कौन से तरीके हैं जिनसे आप किसी भी आंसर को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो 1.5x 2x स्पीड पे इसको देख सकते हो वीडियो को, बट स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक वो नॉलेज आपको मिल जाएगी जिससे आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो यार सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी की। तो जो हमारी मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशंस, ऐसी डेटा जो कि हमारे माइंड में कम समय के लिए स्टोर होती हैं, उन्हें बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे कि मान लो यार आपने कोई कैब बुक करी है ना, आपने ऑनलाइन ओला या उबर से कोई कैब बुक करी है, तो कैब बुक करते वक्त आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई कैब का ड्राइवर का नाम ये है और कैब का नंबर ये, मतलब कि जो गाड़ी है, गाड़ी का नंबर ये है, XYZ कुछ भी नंबर होगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप बुक कर रहे होते हो, तो उस वक्त आपको गाड़ी का नंबर याद होता है ना, कि भाई मैं सही गाड़ी में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो उस टाइम तो आपको गाड़ी का नंबर याद होता है। बट वही चीज़ अगर मैं आपसे 1 दिन 2 दिन या फिर 1 महीने बाद पूछूं कि भाई उस गाड़ी का नंबर क्या था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी इस मेमोरी में स्टोर हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हुआ था। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल काफ़ी अच्छा है। जैसे मान लो कोई रैंडम व्यक्ति है, कोई अनजान व्यक्ति है, वो आपके पास आया और उसने बोला कि एक नंबर नोट करो, है ना, उसका मतलब कि उसका फ़ोन नंबर नोट करो। तो आपके पास कोई मान लो नोट पैड नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, आपको वो नंबर याद करना है रैंडमली, अचानक से। तो उस टाइम जो आप नंबर याद करोगे जल्दीबाजी में, वो कहाँ स्टोर होगा? वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। क्योंकि वही चीज़ अगर मैं 1 महीने बाद पूछूंगा कि भाई उस व्यक्ति का नंबर क्या था, तो आप नहीं बता पाओगे, आप उसका नंबर नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी इस मेमोरी में स्टोर हुआ था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वही बात करूँ अगर मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो ऐसी इंफॉर्मेशंस जो कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना या फिर हमेशा के लिए याद रहती है हमें, वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे कि आपके घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता, है ना, एक रैंडम एग्जांपल लिया है मैंने, आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का रास्ता, तो वो क्या वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुका है। क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता बार बार कि भाई मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, आपके पैर अपने आप चलने लगते हैं, है ना। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि भाई ये रास्ता सही है नहीं है ना, मैं कहीं दूसरे रास्ते पे तो नहीं जा रहा। आपका माइंड में वो स्टोर हो चुका है, क्योंकि आप उस पर अपने घर से लेकर स्कूल तक आप कई बार आ जा चुके हो, है ना, आप डेली उस पर आते जाते रहते हो। तो वो चीज़ आपके माइंड में, आपके ब्रेन में कहाँ स्टोर हुआ है? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुआ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई शॉर्ट टर्म क्या होती है, लॉन्ग टर्म क्या होती है। अब भैया इसका मतलब क्या है? हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा एज ए स्टूडेंट जो हमारा मेन मकसद क्या है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो भी आंसर्स, जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, आप किसी भी क्लास में हो, उसका हमारा मकसद क्या है कि उस चीज़ को हम लोग अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करें, ताकि वो चीज़ लंबे समय तक याद रहे और अपने एग्जाम में हम उसको इम्प्लीमेंट करके आ पाएँ, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। हमारा मकसद ही ये बेसिकली। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन से हैक्स, वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
बट उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी लॉन्ग टर्म में स्टोर होती है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म में स्टोर नहीं होती है ना। जैसे आपको मैंने एग्जांपल लिया था वो गाड़ी वाला, है ना, वो फ़ोन नंबर वाला, तो वो क्या है आपकी, वो हमेशा, वो कभी भी इसमें नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके लॉन्ग टर्म में स्टोर होती है। तो जनरली, है ना, मैं यहाँ पे जनरली बात कर रहा हूँ आपको आसानी से समझाने के लिए, है ना। तो जनरली यार जो इमोशंस होते हैं, है ना, जो कि इमोशनल चीज़ होती है, वो चीज़ हमारी तुरंत हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे कोई एक बहुत अच्छा मोमेंट आपके साथ हुआ हो, मान लो कि कोई आप किसी कंपटीशन में आप फर्स्ट आए होगे ना, अपनी क्लास में जब आप फर्स्ट आते हो, फर्स्ट आए होगे कभी, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, है ना। वो पल, वो मोमेंट आपको हमेशा आपके दिमाग में याद रहता है ना। आप किसी अच्छी जगह घूमने गए, है ना, आप कोई नई जगह घूमने गए हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा स्टोर रहती है। ठीक है, और मान लो कि कोई ऐसे बहुत सैड चीज़, कोई बुरी घटना आपके साथ हुआ है, तो वो भी आपके माइंड में हमेशा स्टोर रहती है। कहाँ पे स्टोर रहती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो जो भी इमोशनल चीज़ें होती है, जो भी इमोशंस होते हैं ना, हमारे हंसी खुशी मजाक, जो भी एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, वो हमेशा के लिए हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है भैया, जो हमारे आंसर्स हैं, उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इससे। हाँ सही बात है, जो हमारे आंसर्स है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसका एज सच कोई इमोशनल हमारा कनेक्टेड नहीं है। बट जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें एक और चीज़ है जो कि आपकी स्टोर हो सकती है। वो क्या है? रेगुलर रिवीजन। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, आंसर के अलावा भी, आपके आंसर चैप्टर के अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप बार बार रिवाइज करते हो, तो वो चीज़ भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, तो इससे पहले आपने हजारों वीडियोस देखी होंगी कि भाई किसी भी चीज़ को कैसे याद करें। बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। किसी भी चीज़ को अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रेगुलर रिवीजन। ठीक है, और कोई शॉर्टकट कोई मेथड नहीं है मेरे भाई। ठीक है, रेगुलर रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी चीज़ को, वो चाहे कोई भी चीज़ है, आप उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। अब इसका एक तरीका है, ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाओ। ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाओ, कुछ हैक्स, कुछ तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको आसान कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात कि कोई भी चीज़ है ना, आप कोई नया चैप्टर, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उसको कैसे पढ़ना है ना, वो उसका क्या पैटर्न होना चाहिए कि उसको सही तरीके से हम लोग अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सबसे ज़रूरी है कि भाई याद करने से पहले उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई कोई आंसर देखा, कोई चैप्टर देखा, उसको रटने लग गया ना कि ये ऐसे, तो ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा। रटने से कभी काम नहीं चलता। ठीक है, उसको आप समझ के अगर याद करोगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो ऐसे डायरेक्टली ऐसे रटना स्टार्ट मत कर दे करो। कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, पहले उसको समझो अच्छा से, उसके कंसेप्ट समझो, अंडरस्टैंड करने के बाद जब याद करोगे तो वो लंबे समय तक आपको याद हो सकता है। तो कोई भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक है, सबसे पहला काम क्या है कि उसको भाई हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। भाई कहाँ से करना है? अपने स्कूल से कर सकते हो, अपने कोचिंग से कर सकते हो, या फिर यूट्यूब से कर सकते हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। बेसिकली जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ से आप इस अंडरस्टैंडिंग वाले चीज़ को आप कर सकते हो कि उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को पहले आप समझो, उसके बाद उसको याद करो। ठीक है, डायरेक्टली अपने को याद नहीं करना है, पहले उसको समझना है। एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप क्या है कि उसको आपको खुद से रीड करना है। कहाँ से करना है रीड? जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है ना, एनसीईआरटी है, जहाँ से भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, बेसिकली जिस बुक से पढ़ रहे हो, उस बुक से आपको रीड करना है। आप कैसे करना रीड? सुनना पहले, देखो वीडियो छोड़ के मत जाओ, बहुत काम की वीडियो है। रीड करना कैसे? सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करा, है ना, यूट्यूब से या फिर स्कूल से आपने उसको पढ़ा समझा। उसके बाद आपको रीड करना कैसे करना है? सबसे पहले आपको उसका एक ओवरव्यू लेना है ना। मान लो कि आपने कोई चैप्टर खोला, है ना, आपने एसिड बेस खोला, आपने केमिकल रिएक्शन, कोई भी चैप्टर खोला आपने, सबसे पहला स्टेप क्या है कि उसका एक ओवरव्यू लो। उस पूरे चैप्टर का आप एक ओवरव्यू कि भाई हाँ इस चैप्टर में क्या है, फटाफट एक बार देखो कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है। तो इससे क्या होगा, आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। इससे बहुत फायदा है इस ओवरव्यू, है ना। किसी भी चीज़ का अगर आप एक ओवरव्यू लेते हो तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है ना। जैसे मान लो मेरे को दिल्ली से
मान लो मेरे को उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले दिल्ली से चेक करूँगा भाई कौन सी ट्रेन है ना, कौन सी ट्रेन किस टाइम जाएगी, और जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ होके जाएगी, किस किस लाइक प्लेटफॉर्म से होते जाएगी। तो मुझे अगर एक ओवरव्यू पता होगा तो जो मेरी जर्नी है वो आसान हो जाएगी, है ना। अब मान लो कि अगर मैं घर से निकल लूँ और मेरे को उत्तर प्रदेश जाना है, मैं सीधे घर से निकल लूँ, मुझे कुछ पता नहीं भाई कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, किस नंबर पे आएगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो अगर मैं सीधा ऐसे निकल जाऊँ तो क्या होगा, मेरी जो जर्नी है वो क्या होगी, बहुत मुश्किल होगी जर्नी करना, है ना। शायद मैं कर भी ना पाऊँ जर्नी। बट वहीं पे अगर मैं एक पहले से एक ओवरव्यू लूँ कि भाई कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो कौन कौन से स्टेशन से जाएगी, तो अगर मुझे एक ओवरव्यू पता होता है तो वो चीज़ आसान हो जाती है। सेम यहाँ पे अप्लाई होता है कि भाई जो भी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका एक ओवरव्यू लेना है, उस पूरे चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू लेना है कि भाई इस चैप्टर में क्या है, फटाफट देखो, मतलब फटाफट ऊपर से पढ़ लो। एक बार आपने ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद आपको इन डेप्थ आपको रीडिंग करनी है। और कैसे रीडिंग करनी है, टीचर वाली, मतलब ये समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो जैसे आप एक टीचर हो। मतलब कि जो एक टीचर होता है वो कैसे पढ़ता है, वो किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है ना, वो किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है। कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो उसको गूगल करेगा, वो डिक्शनरी में देखेगा, बट कोई चीज़ छोड़ेगा नहीं वो। क्यों भाई, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एज ए टीचर जो पढ़ता है आपको खुद अप्लाई करना है अपने ऊपर। तो आप खुद को एक टीचर मानो कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे बच्चों को समझाना है। तो आप कैसे पढ़ोगे, आप हर एक चीज़ पढ़ोगे डेप्थ में, है ना, आप हर चीज़ की डेप्थ में पढ़ोगे। तो जब आप रीडिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू लेना है, फटाफट एक चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। उसके बाद आपको सेकंड रीडिंग में आपको उसका इन डेप्थ रीडिंग करना है, आपको हर एक चीज़ को डेप्थ में पढ़ना है। खासकर डोंट अवॉइड बॉक्सेस। जो आपकी एनसीईआरटी में जो होते हैं ना बॉक्सेस, एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बॉक्सेस होते हैं खासकर उनको अवॉइड मत करना। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, है ना, मैं भी अपने टाइम में करता था क्या, कि जो बॉक्सेस वगैरह हैं, है ना, एक्टिविटी, उनको इग्नोर कर दिया। तो उनको इग्नोर मत करो भाई, क्वेश्चन वहाँ से बन के आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से बहुत सारे बन के आते हैं। तो एक्टिविटीज़ होगी, बॉक्सेस हो गए, उनको इग्नोर मत करना। अगर आपने पहले दोनों स्टेप कर रखे हैं तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है जो कि है राइटिंग का। बिलीव मी, यहाँ तक 50% ऑडियंस छोड़ के चली गई होगी। बिलीव मी, यहाँ तक वीडियो को 50% जनता छोड़ के चली गई होगी, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें मेहनत नहीं करनी है भैया, उन्हें जड़ी बूटी चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, जड़ी बूटी, भाई कोई जड़ी बूटी दे रहे हैं, मैं पी लूँ और मेरे को आंसर याद हो रहा है। बट बिलीव मी, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बार पढ़ूंगा और मेरे को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर तो हर कोई टॉपर बनता। अगर ऐसा होता कि एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद हो जाती है, फिर तो हर स्कूल में टॉपर, हर एक क्लास में सब बच्चे टॉपर होते हैं। तो बिलीव मी, अगर आपको लंबे समय तक याद करना है, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो भाई ये सब अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ें नहीं, ये सब मैंने खुद अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तब मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपने पहले दोनों चीज़ें कर रखी है, तीसरा पॉइंट आता है जो कि है राइटिंग का, कि उस चीज़ को जो आपने पढ़ा है उसको लिख लो। अब ये नहीं कि भाई पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो पूरी एनसीईआरटी को छाप दो, ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो। आपको फ्लो चार्ट, माइंड मैप और कीवर्ड्स को लिखना है। भैया ये क्या होता है, मान लो कि यार कोई टॉपिक है आपका लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन मान लो। तो आपने बीच में लॉज ऑफ मोशन लिखा, ठीक है, आपने एक सर्कल बनाया, उस पर लिखा लॉज ऑफ मोशन। अब उस सर्कल को आप लोग अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट कर दो कि भाई उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल क्या होता है, उसका यूनिट क्या होती है, एक उसका न्यूमेरिकल कर लिया। तो किसी एक टॉपिक को अगर आप बहुत चीज़ों से उसको अगर कनेक्ट कर देते हो, वही होता है फ्लो चार्ट, माइंड मैप, उसे ही कहते हैं माइंड मैप, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसीलिए अपने नोट्स में, जो आपको मैं नोट्स देता हूँ क्लास 9th के लिए, उसमें मैं हमेशा फ्लो चार्ट और माइंड मैप इंक्लूड करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद हो जाती हैं। क्योंकि यार जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो जो विजुअल्स होते हैं ना, डायग्राम्स, फिगर्स, उनको आसानी से याद करता है, ठीक है। तो जो आप लिख रहे हो उसको आप फ्लो चार्ट और माइंड मैप में बना के लिखो। इससे आपको कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, वो आपको लंबे समय तक और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा लिखते वक्त आपको फ्लो चार्ट और माइंड मैप का यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है ना, कोई क्वेश्चन है, तो उसके जो आंसर है आप उसको आप कीवर्ड्स में लिखो।
मतलब कि पूरा आंसर लिखने के बजाय आप उसे कीवर्ड्स बना लो, है ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो उससे क्या होगा, जब आप कीवर्ड्स को पढ़ोगे तो पूरा आंसर आपके माइंड में वो दोबारा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने के लिए क्या करना है आपको, फ्लो चार्ट, माइंड मैप और आपको कीवर्ड्स को यूज करना है। तो ये तरीका आपका याद करने का, क्या आप याद करोगे कैसे। बट अगर आपको किसी भी चीज को लंबे समय तक, अगर आपको किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है तो आपको एक पैटर्न को, एक सीक्वेंस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो किसी भी टॉपर को जो आप देखते हो अपनी क्लास में, सीबीएसई में किसी भी टॉपर को देखते हो, तो जो टॉपर्स होते हैं वो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। बिलीव मी, ऐसा एक भी टॉपर नहीं होगा जो कि इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता होगा। ठीक है, कोई भी चीज है अगर आपको लंबे समय तक याद रखनी है तो आपको उसका रेगुलर, आपको अपने ब्रेन को मल्टीपल टाइम उसको फीडिंग कराना पड़ेगा, है ना। कोई आंसर है, कोई चैप्टर है, उसको अगर आपको लंबे समय तक, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है तो आपको उसको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। तो पहली बार मान लो कि आपने कोई नया चैप्टर पढ़ा है, तो अगर आपने उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर नहीं किया, अगर आपने कोई नया चैप्टर पढ़ा है और उसका रिवीजन, उसका पहला रिवीजन अगर आपने 24 घंटे के अंदर नहीं किया है तो अगले 2 दिन के अंदर आप भूल जाओगे, आपको 0% याद होगा वो चैप्टर, बिलीव मी। ठीक है, चाहो तो करके देख लेना। तो इसलिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी नया चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसका पहला रिवीजन आपका 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको पूरा आप रिवाइज कर लो। ठीक है, आप उसका रीडिंग कर सकते हो, आप उसका जो आपने लिखा है राइटिंग, तो आप उस राइटिंग को रिवाइज कर सकते हो। बट पहला रिवीजन आपका 24 घंटे के अंदर होना ही चाहिए, होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आप जो अपना दूसरा रिवीजन करोगे वो आपका 2 से 3 दिन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब भाई कुछ लोग बोलेंगे कि भैया टाइम कहाँ मिलेगा इतना, मतलब कि हम लोग एक बार तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग बार बार कैसे पढ़ेंगे। भाई निकालना पड़ेगा टाइम, निकालना पड़ेगा टाइम। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और यार करते हैं बच्चे, भाई जो टॉपर्स हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं वो करते ही ये सब, पूछ रहा हूँ उनसे कभी, है ना, वो आपको बताएंगे, वो ये सब करते हैं फॉलो। कोई जब चैप्टर पढ़ते हैं उसका रिवीजन वो सेम डे करते हैं और उसके बाद कम से कम 3 दिन के बाद अब उनका एक दोबारा रिवीजन वो कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनो रिवीजन करना कैसे, पहले वो सुनो। ये नहीं कि पूरा पूरा बुक खोल के दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जब आप पहला रिवीजन करोगे वो तो आप पूरा 100% करोगे। ठीक है, जो आप पहला रिवीजन करोगे वो आपको पूरा रिवाइज करना है चैप्टर 100%। मतलब कि जो आपने रीडिंग करा है दोबारा रीडिंग करो, जो आपने लिखा है दोबारा लिखो। तो जो पहला रिवीजन है वो तो आपको पूरा पूरा करना है 100%। बट इसके बाद की जो रिवीजन है वो आपको पूरा नहीं करना, उसमें आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी। सुनो, जो अगला रिवीजन है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर करना है। ठीक है, कंपलसरी बता रहा हूँ मैं, इसके पीछे मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा। तो पहला रिवीजन आपने 24 घंटे के अंदर किया, दूसरा रिवीजन आपने 2 से 3 दिन के अंदर किया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ राइटिंग का जो पढ़ना है ना, जो आपने लिखा है ना राइटिंग में, फ्लो चार्ट बनाए होंगे, माइंड में बनाए होंगे, तो इनको आपको बस पढ़ना है ऐसे ऊपर ऊपर से, तो आपको पूरा वो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो तीसरा रिवीजन है वो आपको 7 दिन बाद करना है ना। जिस दिन आपने पढ़ा था, जिस दिन आपने पहली बार पढ़ा था उससे 7वें दिन आपको उसका तीसरा रिवीजन करना है। ठीक है, इसमें भी आप सेम चीज यूज कर सकते हो, क्या कि जो आपकी राइटिंग है ना, जो आपकी राइटिंग है उसको आप फटाफट ऊपर ऊपर से पढ़ लो। इसके बाद जो आपका आखिरी रिवीजन होगा, है ना, जो आपका आखिरी रिवीजन होगा वो आपका होगा 21 दिन बाद। मतलब कि जो आपने पहली बार पढ़ा था उससे 21 दिन बाद आप उसका एक और बार रिवीजन करोगे। अब इसमें क्या करना है आपको, सुनो, इसमें आपको उसका एक टेस्ट देना है ना। आपको कहीं भी अपने बुक में, आपके स्कूल में, आपको ऑनलाइन कहीं भी आपको टेस्ट मिल जाएगा फ्री में। आप बस चैप्टर सर्च करो कि ये चैप्टर है, इसके आगे टेस्ट लिख दो, आपको टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। बिलीव मी, जो भी बच्चा, मतलब कि 100% है गारंटी कि आप में जो भी बच्चा इसको फॉलो करता है तो भाई आपकी जो आंसर है वो आपके हमेशा के लिए अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब बोलते हो ना कि भैया कोई चीज़ है कि मैं पढ़ता हूँ मेरे को याद नहीं होता है, इस चीज़ को एक बार फॉलो कर लो। इसको फॉलो करने के बाद कोई भी आंसर है, कितना भी बड़ा से बड़ा आंसर है, कितना बड़े से बड़ा चैप्टर है, वो हमेशा के लिए आपको अपनी ब्रेन में, आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा। समझ? तो इतना मुश्किल नहीं है, आराम से आप में से हर एक बच्चा कर सकता है। बट बिलीव मी,
करना पड़ेगा इसको। अगर इतना करते हो तभी आपको हमेशा के लिए याद होगा, अदरवाइज आप उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता याद करोगे फिर आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। तो किसी भी आंसर को अगर आप लंबे समय तक याद करना चाहते हो, एक ही तरीका है, रेगुलर रिवीजन। अपने ब्रेन को बार बार उसको याद करवाते रहो, ठीक है। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, आपको उसका फील आएगा तब। जो आपकी ABCD है ना, आपकी जो ABCD है सबको याद होगी आई गेस, है ना। सबको, आप में से जो हर एक बच्चा है सबको ABCD याद होगी कि भाई A से लेकर Z तक सबको याद होगा। बट आप में से किस किस को का खा गा याद है? जो हिंदी के लेटर्स होते हैं ना, हिंदी के जो अक्षर होते हैं का खा गा, किस किस को याद है? मेरे को खुद याद नहीं है, मेरे को खुद याद नहीं है सारे लेटर्स। क्यों भाई? क्योंकि उस चीज़ का हमने रिवीजन नहीं किया है। बचपन में हमें याद था, क्यों? क्योंकि बचपन में हम करते रहे बार बार रिवीजन, बट अब जाके हमें उसमें कुछ भी याद नहीं है। तो ABCD क्या है? ABCD रोज हमारे सामने आती है तो वो चीज़ हमें याद हो गई है हमारे ब्रेन को। बट जो का खा गा है ना, का खा गा, वो हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हमारे बार बार उसको याद ही नहीं करते हम लोग बार बार उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं। समझ रहे हो? कितनी छोटी चीज़ है बट फिर भी हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हमने उसका रिविजन नहीं किया है, ठीक है। तो कोई चीज़ है उसको अगर हमें लंबे समय तक याद रखना है, सिर्फ एक तरीका है, जो कि है भाई रेगुलर रिवीजन। पहले आप इस तरीके से पढ़ो, ठीक है, जो आपको बताया मैंने, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस तरीके से पढ़ो। और पढ़ने के बाद उसका रिवीजन जो है वो आप इस तरीके से करो। इतना कर लिया तो इसके भाई गारंटी है कि आप कोई भी आंसर है उसको भूलोगे नहीं कभी भी। अब मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी है, बट बिलीव मी, मेरा मकसद होता है कि किसी भी चीज़ को अगर मैं समझा रहा हूँ तो उसको पूरा डेप्थ में समझाऊँ, तभी मुझे फील आता है, अदरवाइज मुझे फील नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज, मोटिवेशन, गाइडेंस सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।